हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज गिरीश रावत। स्वागत करता हूं आपका मार्गदर्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थर्ड लेक्चर यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम डिस्कवरी ऑफ कैथोड, एनोड और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, रेडियो एक्टिविटी, ये टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो उन लेक्चर्स को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं इस चैप्टर को समझने के लिए। और ये जो लेक्चर है आपके कॉम्पिटिटिव लेवल्स से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए इस लेक्चर को अच्छी तरीके से देखिए। और इसके बाद में इस पर बेस्ड जितने भी एनसीईआरटी प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। लेक्चर को पूरा देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों दोस्तों। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ मॉडल्स को लेकर। तो जो सबसे पहला जो मॉडल है वो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो देखिए दोस्तों, थॉमसन मॉडल ऑफ जो एटम है ये किसने दिया था, किसने प्रपोज किया था? ये एटम के अंदर के स्ट्रक्चर को बताने के लिए कि एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगा, वो सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया था वो जे थॉमसन ने किया था 1898 में। इन्होंने क्या बताया कि जो एटम है वो स्फेरिकल होता है। सबसे पहली चीज़ पॉइंट देखिए, इन्होंने पहला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बोला कि एटम स्फेरिकल होता है जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर जगह पर एक जैसा प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम है। पॉजिटिव चार्ज समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जिस तरह से तरबूजे में बीज पाए जाते हैं, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, उसी तरीके से इन्होंने बताया कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं और कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो ये देखिए, ये इनका कंसेप्ट फेल हो गया पूरी तरीके से, क्योंकि अगर इस तरह से अगर कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एटम कभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो पहली इनकी लिमिटेशंस थी वो यही थी कि ये नहीं बता पाए कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। फिर जब पॉजिटिव चार्ज तो आपका जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम है, तो एटम उसके बावजूद भी किस तरह से आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किस तरह से हो सकता है। दूसरा, जो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखे थे, उन ऑब्जर्वेशन को भी ये प्रूव नहीं कर पाया। तो ये जो मॉडल था बिल्कुल फेल हो गया। बिल्कुल आने के बाद में इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल के भी नाम से भी जानते हैं, इसको हम वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो ये मॉडल बिल्कुल फेल हो गया। उसके बाद में देखिए जो अगले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने किस चीज़ की डिस्कवरी की, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। रदरफोर्ड ने ही, ठीक है ना, प्रोटॉन की डिस्कवरी की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट होने वाला है, इसको आप अच्छी तरीके से देखें। तो देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, 1911 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आप समझिए, अल्फ़ा स्कैटरिंग यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स। रेडियो एक्टिविटी में हम पढ़ चुके हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं वो अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज ही निकालते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड शीट ली जो कि बहुत ही ज़्यादा पतली थी, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा पतली थी। कितनी थी, 100 नैनोमीटर। आप देख सकते हैं 100 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर, यानी कितनी पतली शीट थी। और उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट कराई। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रेडियम ये रखा हुआ है, यहाँ पे ये स्लिट है जिसमें से ये पास होंगे। ये मान लीजिए गोल्ड शीट है, ठीक है, और यहाँ पर पीछे, ठीक है, ये जो सर्कुलर कॉइल है उसमें जिंक सल्फाइड की कोटिंग हो रखी है। जिंक सल्फाइड की कोटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जो जिंक सल्फाइड जो होता है उसमें फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी होती है। और उसमें क्या है, टकराने के बाद में जैसे कोई भी चीज़ टकराती है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, जो भी चीज़ टकराएगी एनीथिंग, अल्फ़ा पार्टिकल, तो वहाँ पर क्या होगा, एक चमक प्रोड्यूस होगी और वहाँ पर एक निशान रह जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि जिंक कोटिंग क्यों करते हैं, जिंक सल्फाइड की कोटिंग क्यों की जाती है, क्योंकि एक अच्छा फ्लोरोसेंट, एक चमकदार उसकी तरह काम करता है, चमक प्रोड्यूस करता है। तो देखिए इसमें क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट में,
इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि जितने भी यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे थे, अल्फ़ा आप जानते हैं, पिछली बार हम पढ़ चुके हैं कि अल्फ़ा के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये देखा गया कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे 99.9% वो बिल्कुल सीधे, ठीक है, बिल्कुल सीधे निकल गए एटम में से। मान लीजिए कोई गोल्ड एटम को यहाँ पे रखा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उस एटम में से बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए, कोई डिफ्लेक्शन उनमें नहीं हुआ, किसी तरफ वो नहीं मुड़े, किसी तरफ वो वापस नहीं आए। कैसे पता चला? यहाँ पर निशान पड़ गए। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स एंगल बनाकर, जैसे मान लीजिए कुछ एंगल बना के जो न्यूक्लियस के पास होके गुजरे, जो न्यूक्लियस के पास होके गुजरे, यहाँ पर भी शीट लगाई हुई थी ये डिफ्लेक्शन के लिए, जो न्यूक्लियस के पास होके गुजरे वो कुछ एंगल बना के डिफ्लेक्ट हो गए। तो देखिए ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स पास हो गए, इसका मतलब ये है कि जो एटम है उसका ज़्यादातर पार्ट है वो खाली है, बिल्कुल खाली, इन्होंने एज्यूम किया। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो कुछ एंगल बना के डिफ्लेक्ट हुए, इसमें इन्होंने क्या एजम्पशन निकाला कि देखिए जो न्यूक्लियस होता है उसका कुछ ना कुछ फील्ड होता है, और जब वो जो प्रोटॉन्स हैं, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं सॉरी, वो उस फील्ड से जाके गुजरते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन था, इन्होंने क्या किया कि 20,000 में से एक जो अल्फ़ा पार्टिकल जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास जाके टकराया नहीं, आप कह सकते हैं टकरा नहीं सकता है, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ तक गैस का एंड तक। तो जैसे ही उसके पास पहुँचा, वो उसी अपने पाथ को उसने रिट्रेस कर दिया, अपने पास से वो वापस आ गया, ठीक है। तो 180 डिग्री का एंगल बना के वो वापस आ गया। इससे क्या पता चला कि एटम में कोई एक इतनी छोटी चीज़ होती है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका नाम रखा गया न्यूक्लियस, कि अ वेरी स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम में न्यूक्लियस नाम की एक बॉडी पाई जाती है जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना, जिसके कारण जो अल्फ़ा पार्टिकल्स था वो वापस आ गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। इससे ये पता चला कि एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। इसके बाद देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, दैट इज़ 10⁻⁻15 मीटर। ये आपको याद रखना है कि एटम का जो रेडियस है उसके न्यूक्लियस का वो कितना होता है, 10⁻⁻15, और एटम का जो साइज होता है, रेडियस ऑफ एटम कितना होता है, न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो 10⁻15 है, और एटम का जो रेडियस है वो 10⁻10 है। तो आप कुछ इस तरह के इसको एज्यूम कर सकते हैं कि एटम को अगर हम 100 मीटर का ग्राउंड मान रहे हैं और उसमें एक पिन गाड़ दी जाए, पिन, तो वो पिन का जो साइज़ होगा वो उसके न्यूक्लियस के साइज़ के इक्वल होगा। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि एटम जो खुद नहीं दिखता है उसको हमने 100 मीटर का ग्राउंड माना है, और वहाँ पर जो पिन गाड़ी हुई है उसको हमने क्या माना है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कितना छोटा होता है कंपैरेटिवली टू दी एटम। अगला पॉइंट, किसी भी एटम का जो टोटल मास होता है उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो इनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं। तो ये रदरफोर्ड मॉडल दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए एटॉमिक नंबर, ये आपको कई बार देखने के लिए मिलता होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो देखिए किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो एक चीज़ आप जानते हैं कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम होते हैं। अगर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन हैं तो उसकी सेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, वो भी 10 ही होगी। ये चीज़ क्लियर है। और यही इसका एटॉमिक नंबर भी है, 10 है तो इसका 10 ही एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि नियॉन होगा। उसके बाद बात आती है कि मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, उनका सम P+N, उनका जो सम होता है वो क्या कहलाता है, आपका मास
नंबर कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। तो एक इसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों Z प्लस n के इक्वल हो जाएगा Z नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। और यहीं पर अगर आपको n की वैल्यू निकालनी है दोस्तों तो आप निकाल सकते हैं, n को आप इधर ले जाइए, a माइनस जेड, एटॉमिक मास में से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को घटाएंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आएगी। तो कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, A इक्वल टू जेड प्लस एन, लेकिन यहाँ पर आपको n निकालना है तो A की वैल्यू भी 1 है और Z की वैल्यू भी 1 है। तो न्यूट्रॉन्स हाइड्रोजन वाले केस में कितने होते हैं, 1, ठीक है ना। इकलौता ऐसा एटम है हाइड्रोजन का जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने, न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कितने होते हैं, हमेशा 0 होते हैं। तो यहाँ से आप समझिए कि जो x है वो सिंबल है, क्या है, सिंबल है इसका, ये एटॉमिक मास है, और नीचे जो लिखा जाता है पैरों में वो एटॉमिक नंबर। नंबर हमेशा नीचे आएगा और मास हमेशा ऊपर आएगा। हमेशा याद रखें, नंबर हमेशा नीचे और मास जो होगा हमेशा ऊपर आता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होते हैं। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। आइसो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है आगे, मतलब जब आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री को ये दिक्कत दे सकता है। तो इसको समझ लीजिए कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसो का देखिए, सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम एलिमेंट यानी हाइड्रोजन, हीलियम, कोई भी एक जैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, उसको आइसोटॉप कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है 1H1, 1H2, 1H3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर तो तीनों केसेस में 1 ही है, यानी कि एलिमेंट तो एक जैसा ही है, हाइड्रोजन ही है, लेकिन उसके जो एटॉमिक मासेस हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं। 1H1 है तो इसको प्रोटियम कहते हैं, 1H2 है तो इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, 1H3 है तो इसको ट्रिटियम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा ये वाली फॉर्म पाई जाती है, सबसे कम 1H3, ये बहुत रेयर केसेस में एग्जिस्ट करता है, ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर कह सकते हैं, और इसका नेचर हल्का सा रेडियो एक्टिव होता है। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बताइए कि इनमें से कौन सी फॉर्म रेडियो एक्टिव नेचर की होती है, दैट इज ट्रिटियम। उसका देखिए उसी तरीके से क्लोरीन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास दोनों केसेस में क्या कर रहा है, यहाँ पर डिफर कर रहा है, क्लियर है। उसके बाद देखिए आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स अलग अलग होंगे लेकिन एटॉमिक मास जो होंगे वो सेम होंगे। देखिए आर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम, तीनों के जो ये तीनों एलिमेंट हैं वो अलग अलग हैं, इनके एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं लेकिन एटॉमिक मास सेम है ना। यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मासेस, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास, अलग अलग एलिमेंट्स हों लेकिन उनके एटॉमिक मास क्या हों, सेम हों, तो उन्हें आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबार। ये चीज़ क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा आइसोबार किसे कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं आपके आइसोटोन्स। आइसोटोन्स आते हैं, तो आइसोटोन्स देखिए क्या होते हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है कि डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स अलग अलग होंगे लेकिन उसमें जो न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो क्या होगी, वो सेम होगी। और न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसे निकालते हैं आप, n की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, a माइनस जेड करके। तो देखिए कार्बन में कितने हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 14 माइनस 6 दैट इज़ 8, 15 माइनस 7 दैट इज़ 8, 16 माइनस 8 दैट इज़ 8। तो तीनों केसेस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं यहाँ पर जो निकल के आ रहे हैं वो 8 न्यूट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ क्या होती हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको काफ़ी अगले चैप्टर्स में भी आएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि आइसो मतलब सेम, यानी एक ऐसी स्पीसीज़ जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या हों, सेम हों। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उतने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, लूज कर देता है, और जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, उसमें ऐड हो जाते हैं। तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका 9 है, इसका
11 है, इसका 12 है, इसका 13 है। ये चीज़ आपको क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे इसमें, 2 नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। 1 नेगेटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव है तो एक कम हो जाएगा, तो 11 में से 1 गया तो कितना बचा 10। यहाँ पर 2 जाएंगे यानी कि 10, और यहाँ पर 3। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने कम हो जाएंगे और जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे। प्रोटॉन्स की संख्या हमेशा सेम होती है जो न्यूक्लियस में रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या वेरी कर सकती है। तो ये एटम नहीं कहलाएंगे, इनको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। इनको आप एटम नहीं कह सकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर देख लेते हैं कि आपको कोई भी एलिमेंट दे रखा है, उसमें न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है ब्रोमीन में, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या गिवन है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 35 है और एटॉमिक मास 80 है। तो ए कितना है इसमें आपका 80 और जेड कितना है इसमें आपका 35 है। तो ये चीज़ क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो हमेशा सेम होते हैं, तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जो होता है वही हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर प्रोटॉन 35 है तो इलेक्ट्रॉन भी 35 होंगे। यहाँ पर देखिए ए कितना दे रखा है यहाँ पर 80, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 80 माइनस 35 दैट इज़ 45। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 45 निकल के आ जाएगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, कुछ भी नहीं है, आसान से क्वेश्चंस हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं। पी पर फॉस्फोरस पर 3 नेगेटिव चार्ज है, तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पर, प्रोटॉन्स 15 हैं, लेकिन इसमें 3 नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 इसमें ऐड हो जाएंगे तो वो 18 हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर एटॉमिक मास कितना है, ए माइनस जेड, ई नहीं ए माइनस जेड है, तो एन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो एटॉमिक मास कितना है 31 माइनस 15, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे रखे हैं, कोई भी एलिमेंट है एक्स, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्या दे रखी है। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है यहाँ पर 18 है, प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर 16 है और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर 16 है। तो आपको इसका सिंबल बताना है, इस एलिमेंट का नाम बताना है कि इसका नाम क्या होगा और सिंबल क्या होगा। तो देखिए अगर प्रोटॉन 16 हैं और इलेक्ट्रॉन 18 हैं, तो कोई भी एलिमेंट हो, सबसे पहले तो ये चीज़ 16 नंबर पे, 16वें नंबर पे क्या आता है आपका, सल्फ़र आता है। और अगर इलेक्ट्रॉन 18 हो रहे हैं तो इसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 2 नेगेटिव, क्योंकि इसी में तो जुड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन 16 है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 16 आनी चाहिए। तो 16 आने के लिए यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा आपको, 32 रखना पड़ेगा। एटॉमिक मास कितना रखेगा, 32, क्योंकि अगर आप यहाँ 32 रखेंगे तभी तो 32 में से 16 जाएगा और कितना आना चाहिए आंसर, 16 न्यूट्रॉन्स आने चाहिए। तो ये सिंबल क्या बनेगा, सल्फ़र, यहाँ पर आएगा ये 16, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज और एटॉमिक मास आएगा इसका 32। आशा करता हूँ दोस्तों ये लेक्चर और ये सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।